चलो जी शुरू करते हैं। डे 1 सेशन 2 चैप्टर कौन सा है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। सर ये चैप्टर बेसिकली बिजनेस लॉ की थीम सेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थीम सेट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मुआहदा, दो पार्टीज के बीच में मुआहदा। और आप क्या डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कुछ समझ नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किन चीज़ों से मिल के बनता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेंट और लीगल ऑब्लिगेशंस। 5 चीज़ें। ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो मुआहदा कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, पार्टीज़ की आपस में कंसेंट होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए, और कोई ना कोई पीछे कंसिडरेशन मौजूद होनी चाहिए। तो ये चैप्टर जो है वो शुरू करता है कुछ बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस के साथ। सबसे पहले वो आपको बताता है कि ऑफर किसे कहते हैं। हाँ जी, क्या होती है ऑफर? ऑफर क्या है? सुनो सुनो सा लग रहा है। ऑफर, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, ये ऑफर है। आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, ये ऑफर है। ये बिल्कुल ऑफर है। बट अगर मैं ये कह के मुकर जाऊं फिर आप कोई केस कर देंगे मेरे पे? क्यों? इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी लीगल स्टांस। तो ऑफर सिंपल टर्म्स में क्या है कि जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस दूसरे बंदे को सिग्निफाई करता है, बताता है। जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ या ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं करना चाहता। टू डू और नॉट टू डू, क्या मतलब? ना करने के भी पैसे मिलते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि काम ना करने के पैसे दिए जाएं? ये तो मजाक नहीं हो जाएगा? साथ वाला कॉलेज पैसे दे के कहता है कि भाई तुम ना पढ़ाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। क्योंकि जब तुम नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, बच्चा वहाँ नहीं जाएगा तो बच्चा कहाँ पे आएगा? हमारे पास आएगा। तो तुम्हें ना पढ़ाने के क्या मिल रहे होंगे? पैसे मिल रहे हैं। आप पैसे देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, किस चीज़ के? ना सोने के। सेफ्टी तो वो ना सो के कर रहा है ना। उसके पास कौन सी कोई आला किस्म की गन होती है, कोई आला शूज़ होते हैं? वो तो एक नॉर्मल सी वर्दी में बेचारा फिर रहा होता है। तो आप कहते हैं मैं सो रहा हूँ, हाँ तुम पैसा पकड़ो और जो मैं काम कर रहा हूँ तुमने वो काम नहीं करना, तुमने सोना नहीं है। तो कभी कभी नॉट टू डू के भी आपको क्या मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, कुछ काम करने की चाहत या काम से एब्सटेन रहने की चाहत, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। असेंट कहते हैं दूसरी पार्टी की रजामंदी जाहिर करना। दूसरी पार्टी के हम क्या हासिल करना चाहते हैं? रजामंदी, कि वो इस एक्ट के ऊपर या एब्सटेनेंस के ऊपर क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड अ ऑफर। इसका एक और नाम भी होता है प्रपोजल। इसका एक और नाम भी होता है प्रपोजल। फिर ऑफर हो गई, सिंपल ऑफर हो गई। ऑफर को अगर मुझे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना हो तो मुझे ऑफर में क्या ऐड करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस। क्या ऐड करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, अगर वो अपनी रजामंदी जाहिर कर, मीन्स कि उसने मुझे क्या दे दी है? एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। अब ऐसे में ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको दी जा रही है ऑफरी, एक्सेप्टर कौन है? जिसको ऑफर दी जा रही है। तो ऑफरी और एक्सेप्टर क्या सेम पर्सन है? ऑफरी और एक्सेप्टर क्या सेम पर्सन है? हो सकता है। देखें सीन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफ़र सिर्फ एक बंदे को दी जाए। मैं एक ऑफ़र आप सबको दूं तो आप सब मेरे लिए कौन है? ऑफरी। मैं कौन हूँ? ऑफरर। जिसने एक्सेप्टेंस जाहिर कर दी सिर्फ वो ऑफरी क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर। और बाकी
तब भी क्या कहलाते रहेंगे, ऑफरी, जब तक मेरी ऑफ़र कायम है। जब मेरी ऑफर ही ख़त्म हो गई तो फिर आप ऑफरी भी नहीं कहला रहे होंगे। ये बात समझ आई? तो ऑफरर और ऑफरी, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर क्या है? जो ऑफ़र दे रहा है। और ऑफरी कौन है? जिसको ऑफ़र दी जा रही है। याद है? ओके। अच्छा, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन उस चीज़ का बदला। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि मैं आपको ये पेन बेचना चाहता हूँ, ये चार्जिंग ख़त्म हुई है, मैं आपको पेन बेचना चाहता हूँ, ये कितने का जी? 50 रुपये का। तो मैं आपको पेन बेचने की क्या दे रहा हूँ? ऑफ़र। आप उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट। मैं क्या दूंगा आपको? पेन। बदले में आप क्या देंगे मुझे? पैसा। तो ये पेन जो आपको जा रहा है, वो पैसा जो मुझे आ रहा है, ये क्या है? कंसिडरेशन। ये क्या है? ये क्या है? कंसिडरेशन। तो बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। ऑफ़र, जब एक बंदा अपनी ख्वाहिश जाहिर करे कोई चीज़ प्रेजेंट करने की। एक्सेप्टर, उसको कबूल करें उस एक्ट को या एब्सटेनेंस को। और कंसिडरेशन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो प्राइस ट्रांसफ़र हो रही है, जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इन्हीं एरियाज़ के ऊपर बात करते हैं। ऑफ़र के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर, कंसिडरेशन के ऊपर और 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 आप तो पढ़ के आए हुए हैं। ऑफर, एक्सेप्ट, कंसिडरेशन और चैप्टर 3 फ्री, फ्री कॉन्सेप्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और अगर इसमें मैं इन्फोर्सेबिलिटी का फैक्टर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा? मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा दोस्त? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर ये ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। एक्सप्रेस मींस जो कि आप बोल के कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं। और इम्प्लाइड मींस जो आप इशारेबाजी से कर रहे हैं, एक्शन से कर रहे हैं, जिसमें आप बोल या लिख नहीं रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड ऑफर या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। याद है? ओके, याद है? क्लियर है? ये पूरी स्लाइड समझ आती है? अब आ जाए वर्ड ऑफर पे। वर्ड ऑफर पे, ऑफर की डेफिनेशन को समझने से पहले ऑफर के फीचर्स पे पहले बात कर लेते हैं। ऑफर के ये सारे फीचर्स हैं, कितने हैं? 5। पहला क्या है? ऑफरर कैन नॉट, पढ़े, ऑफरर कैन नॉट मेक द ऑफर टू हिमसेल्फ। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा खड़े होकर अपने आप को ऑफर दे रहा हो, उसको हम पागल कहेंगे। जब एक बंदा अपने आप को क्या देता जा रहा है? बार बार ऑफर देता जा रहा है। तो ऑफर देने के लिए कम से कम फिर कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2। ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टेन एंड डेफिनेट। क्या मतलब? जो आप ऑफर कर रहे हैं वो वाज़िया वाशगाफ हो, ढकी छुपी बात ना हो, सर्टन हो, वो बात समझ आए, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एम्बिगुअस ना हो, वेग ना हो। तीसरी बात, कंडीशनल। एक ऑफर में आप कंडीशन डाल सकते हैं, उसको हम कंडीशनल ऑफर कहेंगे। ऑफरर कंडीशन, एक्सेप्टर किसी कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, आप डाल सकते हैं। इफ़ देयर आर सम स्पेशल टर्म्स, तो ये क्या करनी चाहिए? दूसरी पार्टी को स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करनी चाहिए, फिर आपने वो चीज़ छुपानी नहीं है। चौथा, इनविटेशन टू एन ऑफर। ये क्या होती है? इनविटेशन मीन्स जब आप चीज़ों को सजा के रख दें और एक्सपेक्ट करेंगे दूसरा बंदा कर देगा। एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर, दूसरों को इनवाइट किया जा रहा है कि आओ ऑफर, ताकि हम दोनों मिलकर क्या बनाए? एग्रीमेंट बनाए। में आती सब्जी वाले, फल वालों ने जो सब्जी फल सजा के रखे होते हैं, ऊपर तख्ती लगाई होती है, क्या वो
इन्विटेशन ऑफ टू एन ऑफर क्या है? एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू कि उससे क्या किया जाए? एग्रीमेंट किया जाए। उससे क्या किया जाए? एग्रीमेंट किया जाए। पर्पस क्या है? इज़ टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन। इनविटेशन में हम हमेशा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो फीचर्स हैं, जो बातें हैं, वो ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि अगला बंदा सुने, सुन के आगे क्या करे, राय करे, हमें ऑफ़र दे, फिर हमने देखना है कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते। पांचवा क्या है? कम्युनिकेशन। जब आपने ऑफ़र करनी है, इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। अगर आपकी ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हो रही है, ऑफर की नॉलेज में ही नहीं जा रही है, तो क्या दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर पाएगी? कभी भी नहीं कर पाएगी। तो इफ़ ऑफ़र इज़ मेड बाय पोस्ट, अगर आपने ख़त के थ्रू ऑफ़र दी है तो वो ख़त दूसरी पार्टी तक पहुंचना भी चाहिए। ये नहीं करना कि ख़त लिखा, ऑफ़र का में डाल लिया, तो उससे तो ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं होगी। ऑफ़र कैन बी मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन, रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन। याद रखो के कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद लैप्स ऑफ एन ऑफर। क्या? लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स किसे कहते हैं? कि एक ऑफर कब कब कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है, ख़त्म की जा सकती है। तो ख़त्म होती है बिफोर एक्सेप्टेंस। याद रखिएगा, कोई भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो ऑफ़र है ही नहीं, तब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? एग्रीमेंट में। और अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल भी है तो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहले यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले आप क्या कर सकते हैं? उसको रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सेकंड, लैप्स ऑफ टाइम। आपकी ऑफ़र में कोई टाइम था कि ये ऑफ़र इतने टाइम तक वैलिड है, जैसे वो टाइम ख़त्म हुआ ऑफ़र ख़त्म हो गई। या आपकी किसी थी, वो ऑफ़र ख़त्म हो। डेथ और इंसैनिटी। जिसने ऑफ़र की है, सुने, जिसने ऑफ़र की है, दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए तो ऑफ़र बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाती है। ऑफ़र बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है? ख़त्म। मगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। हम ये देखते हैं कि दूसरी पार्टी अगर कबूल कर ली तो क्या उसको पता है कि ऑफरर की डेथ हुई है या नहीं हुई? अगर तो उसको नहीं पता और उसने अनजाने में हाँ कर दिया तो फिर ये माना जाएगा। और अगर उसको पता है कि जिसने ऑफ़र की है उसकी डेथ हो गई है, ये जानते हुए वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो चूँकि उसको पता चल गया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गई है? लैप्स हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गई है? लैप्स। तो इफेक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर उसको पहले पता चल गया है तो ख़त्म। फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। आपने जो ऑफ़र में कंडीशंस इम्पोज की थी वो पूरी नहीं हुई तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। काउंटर ऑफ़र, ये क्या होता है? ऑफ़र के बदले ऑफ़र। मैंने एक ऑफ़र की, भाई मैं तुम्हें ये पेन बेचना चाहता हूँ, लोगे? आपने कहा सर ले तो दूंगा, मगर आपने प्राइस बहुत ज़्यादा मांगी, मैं 40 रुपये दूंगा। ये बारगेन स्टार्ट हो गई है। मैंने कितने की ऑफ़र दी थी? 50 की। ये मेरी ऑफ़र थी, आपने एक्सेप्ट किया नहीं। आपने क्या दिया? काउंटर। कितने का? 40 का। अब ये 40 की ऑफ़र आपसे मुझे आ रही है, तो अब ऑफरर कौन है? आप। ऑफरी कौन है? मैं। अब पार्टीज आपस में स्वैप हो गई हैं। मैंने कहा नहीं 40 बहुत कम है, 45 में दे दो। अब फिर से क्या हुआ? ऑफरर मैं बन गया और ऑफरी आप बन। तो जब भी काउंटर ऑफर होती है, इनिशियल ऑफर लैप्स हो जाती है। इनिशियल क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर एक्सप्रेसली आपने उस ऑफ़र को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो उससे भी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। उससे भी ऑफ़र क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर मैं ऑफ़र को डिफ़ाइन करूं, यहाँ पे देखें, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent, उसकी रजामंदी जाहिर करनी है। सच एक्ट और ऑप्शन इज कॉल्ड कि एक पर्सन ने दूसरे को क्या की है? ऑफ़र की है। यहाँ तक ओके? क्लियर है सर? ऑफ़र की रेवोकेशन, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन।
टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन। मगर इससे पहले हम एक्सेप्टेंस भी पढ़ लेते हैं, जो कि शायद यहाँ पे पेस्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपके पास बुक्स तो होंगी ना? दिखाएं मुझे एक बुक दिखाएं। एक्सेप्टेंस ज़रा निकालिएगा। एक्सेप्टेंस निकाला। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं क्या, एसेंशियल्स। पहला क्या है कि ऑफर की तरह ये भी क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। वो कंडीशनल हो सकती है क्या, ऑफर, मगर एक्सेप्टेड ने जब हाँ करनी है तो हमेशा विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, अगर वो कंडीशन डाल दे तो फिर टेक्निकली ये क्या बन गई है, काउंटर ऑफर। टेक्निकली क्या बन गई है फिर, काउंटर ऑफर बन गई है। अगला पॉइंट छोड़ दें, तीसरे वाले पॉइंट पे है रीजनेबल मोड। क्या मतलब, एक्सेप्टेंस हमेशा उस मोड पे करें जिस मोड पे दूसरी पार्टी ने आपको करने का कहा है। अगर ऑफर में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे ख़त का जवाब ख़त पे देना है, तो किस पे देना है, ख़त पे। ख़त का जवाब फ़ोन पे देना है, फिर किस पे देना है, फ़ोन पे। तो जो मोड बता दिया या तो वो, और अगर मोड नहीं बताया तो जो उस तरह के बिज़नेस में मोड चलता है, जो उसका नॉर्मल रीज़नेबल मोड है, आप उसमें क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे। जो उस बिज़नेस का क्या है, नॉर्मल रीज़नेबल मोड, आप उसमें क्या दे रहे होंगे, एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे। तीसरा, एक्सेप्टर जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके बारे में वो खुद क्या होना चाहिए, पहले अवेयर, उसको पता हो कि वो किस बारे में एक्सेप्टेंस दे रहा है। और एक्सेप्टेंस कब दे देनी चाहिए, बिफोर द ऑफर इज लैप्स। अगर आप लैप्स होने के बाद हाँ कर रहे हैं तो वो हाँ किसी काम आपके नहीं आने वाली। अब स्टार्ट में आ जाए, क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि कम्युनिकेशन। तो ये कब होगी, इसकी कम्युनिकेशन कब पूरी होगी, जब दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाएगी। फिर एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेगेटिव कन्फर्मेशन। ये क्या होता है, खामोशी। एक्सेप्टेंस कभी भी नेगेटिवली कंफर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर तुम्हारी तरफ से जवाब ना आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें एग्रीमेंट हो गया या तुम राज़ी हो। ये काम नहीं करना। हमने हमेशा दूसरी पार्टी के जवाब का वेट करना है। जब तक हाँ या ना में जवाब नहीं आता, हम कभी भी यस और नो का फैसला नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह से कोई नेगेटिव कन्फर्मेशन हमें नहीं चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कन्फर्मेशन, कि अगला बंदा मुझे हाँ या ना बताए, तब जाके मैं यकीन करूँगा कि मेरी ऑफ़र कबूल हुई है या नहीं हुई। तो ये ख़त में लिख देना कि अगर तुम्हारी तरफ से जवाब ना आया तो मेरी हाँ समझना। तो ये इस तरह की एक्सेप्टेंस कबूल नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। फिर टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन। एक ऑफ़र को अगर मुझे रिवोक करना हो, मैं कब रिवोक कर सकता हूँ, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। इसी तरह एक्सेप्टेंस ने अपने एक्सेप्टेंस का ख़त भेज दिया तो वो कब रिवोक कर सकता है, ख़त मिलने से पहले पहले। ख़त मिलने से पहले पहले अगर चाहे तो उसको रिवोक कर सकता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन एज पर द पर्सन हु मेक्स इट, जो कर रहा है, जब वो उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दे या कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन में डाल दे, और जिसको भेजी है जब उसके नॉलेज में आ जाए, जब उसके नॉलेज में आ जाए। तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। अब आए इसका सवाल करते हैं। ये किसकी थी, क्या करते हैं दोस्त, इसके सवाल करते हैं। हाँ, सवाल मैं बता देता हूँ। अब क्या करते हैं, इसके पहले सवाल करते हैं। पहला सवाल पढ़ें, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें। ये सिनेरियो है, वो सवाल है, वो कमेंट सा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ें। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर 4 लाख। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड एनक्लोज्ड पे ऑर्डर ऑफ ₹1.5 लाख विद द प्रॉमिस कि वो बाकी दे देगी 62,500 रुपये की किस्त में। ऑफर किस चीज़ की थी, गाड़ी की, अगेंस्ट 4 लाख। क्या ये कहीं लिखा हुआ था कि ऐसे किस्तों में दो, नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि ऑफ़र तो पूरी अमाउंट की थी। तो लेने वाले को भी जो एक्सेप्टेंस देनी है वो पूरी अमाउंट की देनी है। क्या वो खुद से कोई कंडीशन ऐड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब इसका सोल्यूशन पे आए। अब इसको लिखना कैसे,
इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपने क्या बता देना है? रूल या लॉ। पढ़े सर, खुद ही पढ़े। क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। पढ़ा है अभी? assent by the offeree to all terms of the offer. In this case, since the offer has been accepted with a variation, आपने वेरिएशन डाल दी है, आपने कंडीशन ऐड कर दी है, it would be regarded as a qualified acceptance. ये कौन सी होती है? ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि कंडीशनल हो। कौन सी? एक्सेप्टेंस जो कि क्या हो? कंडीशनल। उसको मैं क्या नाम देता हूँ? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। Therefore, a contract between मुराद एंड सनम हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड। क्योंकि ऑफर तो हुई है मगर ठीक मानों में एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है तो एग्रीमेंट बना नहीं। जब एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया नहीं। सनम डिड नॉट एक्सेप्ट मुराद्स ओरिजिनल ऑफर, शी चेंज द पेमेंट टर्म्स बाय ऑफरिंग इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिए सवाल बेशक 2 नंबर का या 3 नंबर का, आपने अपनी बात तो पूरी करनी है, उसको तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या बता दिया? रूल क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, वो बता दिया। उसके बाद आपने बता दी उसकी एप्लीकेशन और एंड पे कंक्लूजन। ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। कंक्लूजन देना सवाल के अंदर या अपना फैसला सुनाना, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अक्सर बच्चे ये 2 बातें करके छोड़ आते हैं और तीसरी बात को नहीं करते, यानी कि ये बताना कि ये क्या नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे ज़्यादा अहम है। क्या बताना कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे अहम चीज़ है। पढ़े ज़रा। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड बिकॉज द एक्सेप्टेंस वाज क्वालिफाइड। ये लाइन लिखना इसी का 1 नंबर है। देखिए 3 नंबर थे ना, 1 नंबर रूल का, 1 नंबर एप्लीकेशन का और 1 नंबर कंक्लूजन का। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, LED, लॉ एक्सप्लेनेशन डिसीजन। LED तो कुछ भी याद रख लें, LED याद रख लें, RSC याद रख लें, मगर आपने लिखना ऐसा ही है। अच्छा, एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है परफॉर्मेंस क्या थी? एवरेज। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स करेक्टली आइडेंटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड ड्यू टू क्वालिफाइड। उन्होंने कर लिया। हाउएवर दे फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट इफ प्रॉमिसर एक्सेप्ट्स द काउंटर ऑफर इट वुड हैव बीन बिकम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहना चाह रहा? क्या कहना चाह रहा? देखिए उसने हमें किस्त में क्या दे दी थी? काउंटर ऑफर। तो दूसरी पार्टी के पास अब ऑप्शन आती है कि उसकी काउंटर को कबूल करे या ना करे। अगर वो कर ले कबूल तो इसका मतलब है कि फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कायम हो गया। अब कहता है मेजॉरिटी बच्चों ने ये बात नहीं लिखी। अब डेफिनेटली इसका 1-1.5 नंबर तो होगा। इस बात को ना लिखने का नुकसान तो वो होगा। नुकसान में क्या होगा? जो 3 नंबर का सवाल था वो रहेगा कि 2 नंबर का, फिर 2 में से भी जो उसकी अपनी अंग्रेजियाँ कटी होंगी वो रहेगा 1 नंबर का। तो बच्चा अपनी तरफ से जब एग्ज़ाम को छोड़ के बाहर आएगा वो क्या कहेगा? बेहतरीन सवाल हो गया, लूट मच गई है, तूफ़ानी सवाल हो गया। मगर एक्चुअली में क्या हुआ होगा? मार्क्स लूज करके आया होगा। ऑन द अदर हैंड मैनी कैंडिडेट्स रॉन्गली थॉट दैट इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कहता कुछ बच्चों ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। उन्होंने क्या कहा? ये क्या है आपका? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो देख रहे आप 3 नंबर के सवाल में इतनी साइंस है। तो जब 3 नंबर के सवाल में इतनी साइंस होगी, जब 3 नंबर के सवाल में क्या होगी? इतनी ज़्यादा साइंस होगी, तो फिर अब आप खुद सोचें कि जब 4 नंबर का सवाल होगा, 6 नंबर का सवाल होगा, 5 नंबर का सवाल होगा, तो उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो सवाल क्या था? इस सवाल में हुआ क्या? इस सवाल में हुआ क्या? अब सारे खामोश हैं। हमारे पास टॉपिक कौन सा था? टॉपिक टेस्ट कौन सा हुआ? क्लियर है?
एक और सवाल देखते हैं, पढ़े सवाल, सवाल यहाँ लिखा हुआ बदर, पढ़े शाबाश। बदर हु इज द मशहूर एसोसिएट सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स जो कि मिसिंग है फॉर 5 days। बदर एडवर्टाइज्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 20,000 कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको मिल जाएगा। आफ्ताब अनअवेयर, यानी कि उस तक ये ऑफर पहुंची नहीं है। बाद में पता चला होगा उसने घोड़ा ढूंढ लिया, ला के दे दिया, उसने पैसे मांगे नहीं, उसने पैसे दिए नहीं। बाद में पता चला कि भाई इस पर तो पैसे थे, तो क्या अब पैसे मांगने पे पैसे मिलेंगे? नहीं, क्योंकि रूल क्या है? रूल ये है कि जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही है उसको अवेयर होना पड़ेगा। फिर इन्होंने जो ऑफ़र दी थी वो एडवर्टाइज की थी, एक स्पेसिफिक बंदे को ऑफ़र नहीं दी थी। इसको मैं क्या नाम दूंगा? जनरल ऑफ़र का। ये ऑफ़र क्या कहलाएगी दोस्त? जनरल ऑफ़र कहलाएगी। तो रूल क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज। तो ये नॉलेज का वर्ड अगर आपने नहीं लिखा मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आफ्ताब कैन नॉट क्लेम द अमाउंट, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। ये वर्ड गायब कर दिया, मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो अपनी तरफ से जब हम लोग एग्ज़ाम से बाहर आते हैं हम ये सोच के आते हैं यार हमने बहुत अच्छा जवाब लिख दिया, मगर हम कुछ कीवर्ड्स खा जाते हैं। तो वो कीवर्ड्स आपने मिस नहीं करने। वो कब मिस नहीं होंगे? जब आपके कंसेप्ट्स बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपने बार बार सवालों को लिख के किया होगा। अगर लिखा नहीं है तो फिर सही मानों में आप कुछ भी कर लें, आप मुश्किल से ही पास हो रहे होंगे। अगर इसका कोई सिनोनिम लिख दें, लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो मान लिया जाएगा, मगर एटलीस्ट लिखना तो है ना, मिस नहीं कर सकते आप। इधर आए। हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ ऑफर, ठीक है। हाउएवर सम कैंडिडेट्स फेल टू अप्रिशिएट दैट इन केस ऑफ, अब देखो वो क्या बता रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ने ये लिखा ही नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसको नंबर मिलेगा। भाई वो जो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने जा रहा है, जब आप उसी की बात नहीं कर रहे हो और अपनी बोंगियाँ मारी जा रहे हैं, तो वो नंबर देगा आपको? फिर नहीं देगा। ये पढ़े, सम कैंडिडेट्स वुड ऑफ द व्यू दैट सिंस देयर वाज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, तो उनके दरमियान तो कोई पैसा बनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि याद करें ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन होना लाजमी है किसी भी एग्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो बेशक रिश्ता किसका था? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, मगर उसमें भी पैसे की अपनी जगह पे क्या है? अहमियत है। पैसा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ये सवाल देखें ज़रा, सलीम वाला सवाल पढ़ें। हाँ जी, क्या सवाल है? 3 तारीख को सलीम ने ऑफ़र की बाया लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर ₹50,000। 3 को उसने ख़त डाला होगा, क्या तुमको ख़त पहुंच गया होगा? नहीं। तो जब ख़त पहुंचेगा, अब सुनो वो पॉइंट रेवोकेशन वाला, भाई पॉइंट आ रहा है। जब वो ख़त पहुंचेगा तो मेरी ऑफ़र पूरी हो जाएगी। कब पहुंचा? 5 को। इसका मतलब है कि 5 तारीख को ऑफ़र कंप्लीट हो रही है। किसके लिए? गाजी के लिए। मगर जो भेज रहा है सलीम, उसके लिए कब पूरी हो गई है? जब उसने पोस्ट किया। मगर उसके लिए पूरी हो ना हो, पार्टी कौन सी है? गाजी, जिसको पहुंचनी चाहिए थी। तो डेट मानी कौन सी जाएगी? 5 तारीख। ये कब है? जब उसको ख़त मौसूल हुआ। तो भेजने वाले के लिए ऑफ़र की डेट क्या है? जब उसने ख़त डाल दिया। जिसको मिला है, जिसको ख़त भेजा है ऑफरी, उसके लिए डेट क्या है?
5, जब उसको ख़त रिसीव हुआ है या जब उसकी नॉलेज में आया। इतनी बात क्लियर है। ऑन 6 सितंबर गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। अच्छा याद रखिएगा, ऑफ़र के केस में एक डेट होती है और एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स होते हैं। ऑफ़र के केस में डेट कौन सी मानी जाती है? जब दूसरी पार्टी तक पहुंच गया। तो ऑफ़र कब पूरी हो रही है? 5। एक्सेप्टेंस का रूल ये होता है कि जब एक बंदा ख़त डाल दे, जब एक बंदा ख़त पोस्ट कर दे तो दूसरी पार्टी बाउंड हो जाएगी, और जब उसके रिसीव हो जाएगा दूसरी पार्टी में तो पहली पार्टी बाउंड हो जाती है। अब देखें, 6 को गाजी ने पोस्ट किया, 6 को गाजी ने पोस्ट किया, तो कौन बाउंड हुआ होगा? कौन बाउंड हुआ होगा? सलीम। तो सलीम के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 6 को। और जब उसको मिल रहा है ख़त, सलीम को कब मिला? 8 तारीख को। तो जब उसके ख़त हाथ में आ गया तो दूसरी पार्टी को बाउंड कर दें। वो पार्टी कौन सी है? गाजी। तो पहले तो अपनी डेट्स को ठीक करें। ये सवाल अक्सर आ जाता है कि भाई बताएं रेवोकेशन के रूल्स क्या हैं। दोबारा से पूछते हैं। मैंने एक ख़त भेजा 2 तारीख को, आप तक पहुंचा 10 तारीख को, ऑफ़र कब पूरी हुई? 10 तारीख को। आपने 15 को हाँ का जवाब पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, 25 को मेरे तक पहुंचा। 15 पे कौन बाउंड हुआ? मैं। 25 पे जब ख़त मेरे पास आया तो कौन बाउंड हुआ? आप। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इन बातों को माइंड में रखते हुए हमने देखनी है रेवोकेशन। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर। अच्छा ऑफ़र कब पूरी हो गई थी? 5 को। सवाल पूछता हूँ एक, हम ऑफ़र किस टाइम तक रिवोक कर सकते हैं? 5 तक, 6 तक या 8 तक? ऑफ़र को रिवोक किस टाइम तक किया जा सकता है? 5 को तो ऑफ़र पहुंची है। ऑफ़र हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले पहले ख़त्म की जा सकती है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 6 को। तो ये कब अपना ख़त भेज रहा है? सलीम रोट लेटर ऑफ रेवोकेशन कब भेजा? 5 को। मिला कब? 7 को। 7 से पहले क्या आ चुकी है? 6। यानी कि अब ये जो है रिवोक नहीं हो सकती। रीज़न 6 को एग्रीमेंट बन चुका हुआ, 6 को एग्रीमेंट क्या हो चुका हुआ है? बन चुका हुआ है। यहाँ तक ओके? कमेंट्स कहता है ओवरऑल 10% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए। कितने में से? 2.5 और 2.5 5। तो 2.5 नंबर कितने % बच्चों ने लिए? सिर्फ 10%। और परफॉर्मेंस क्या रही ओवरऑल? पुअर। क्या रही? पुअर। कहता है दिस पार्ट परटेन टू कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन। कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू शो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफर वाज कंप्लीट, व्हेन एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीट एंड व्हेन रेवोकेशन। और उनको ये रूल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। परफॉर्मेंस रिमेन्ड एवरेज। Performance remained average. Only some students correctly concluded that a binding contract was formed. कब? 6 को। और इस वजह से हम ये रेवोकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके सामने है एग्जामिनर किस हालत में जी रहा है। वो कहता है बच्चे बेसिक बातें तो सीख के आ जाते हैं, मगर जो काम की बात होती है उसको कभी भी ठीक से परफॉर्म नहीं करते। ये बात समझ आई दोस्त? एक और सवाल देख लेते हैं, पढ़ें ज़रा। इसमें 3 जगह पे ख़त किताबत होगी। आपने बताना है कि कब ऑफ़र है, कब ऑफ़र नहीं है। Ahmed being interested in purchasing Adil's DHA property sent him this letter. Ahmed interested है, क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ें। I have heard, क्या लिखा हुआ? I have heard that you are selling your DHA property. I am very much interested. Will you please tell me the selling price? What is the highest price जो तुम्हें अभी तक लगी है? क्या ये ऑफर है? क्यों?
हमने पढ़ा कि ऑफ़र हमेशा कंप्लीट होती है, ऑफ़र में इबहाम नहीं होता, एम्बिग्विटी नहीं होती, ऑफ़र शुड बी कंप्लीट। तो एक बात तो समझ आ गई, ये ख़त ऑफ़र का ख़त नहीं है। अच्छा, इसके जवाब में जो ख़त आया, द हाईएस्ट कोर्ट जो अभी तक लगा है वो 35 मिलियन का लगा है, क्या ये उसकी तरफ से ऑफ़र है? नहीं। इसके जवाब में आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी ऑफ ₹36 मिलियन, कहता मैं एग्री हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, ये ऑफ़र, ये ऑफ़र। सब्सिक्वेंटली आदिल को दूसरी ऑफ़र भी आ गई, उसने कितने का बेच दिया? 38 का। तो क्या अभी उस पर केस कर सकता है? वजह कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। तो ये जो ऊपर वाली बातें हैं, क्या ये ऑफ़र है या ये इनविटेशन टू ऑफ़र है? इनविटेशन टू ऑफ़र, जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्लियर? एक इस सवाल पे देख लेते हैं, पढ़े ज़रा। मालिक या मलिक, Malik has received an offer from a senior citizen to purchase her farm, वैसे his होना चाहिए, for ₹15 million with a request for acceptance by 30 सितंबर। यहाँ पे एक कंडीशन लग गई है, क्या कि तुमने 30 तक एक्सेप्टेंस देनी है, उसके बाद कबूल नहीं। Considering the farm's remote location, दूर था, Malik believes that it can be purchased for 12 million। एक्सेप्टेंस है कि काउंटर है? काउंटर है। क्या मैं इस काउंटर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी कह सकता हूँ? However, Malik is still evaluating the proposed deal, और वो टाइम ले रहा है to make decision. Meanwhile, his manager believes that there is a significant chance of losing the deal if acceptance is delayed. Requirement: identify the possible situations in which the offer to sell the farm would be revoked। अब सुने, एक होता है टाइप 1 सवाल जो होता है प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये शुरू तो टाइप 3 से हुआ था मगर रिक्वायरमेंट में टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया। अब मांग क्या रहा है? सिर्फ सिचुएशंस जहाँ पे ऑफर टू सेल द फॉर्म कैन बी रिवोक्ड, यानी कि रेवोकेशन की लिस्ट मांग रहा है। बेसिकली आपने वो लिस्ट तो देनी है मगर इस सवाल के हिसाब से। पहला पॉइंट, ऑल्दो द एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय 30, हाउएवर जब वो एक्सप्रेसली कह दे कि हाँ जी मुझे तो कबूल नहीं है 30 से पहले, तो जो ऑफ़र की हुई वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट, रिवोक। जब भेजने वाला मर जाए, इनसेन हो जाए, जब 30 तारीख गुजर जाए, लैप्स ऑफ टाइम आ जाए, या जब 12 का क्या आ गया था? काउंटर ऑफ़र। तो अब देखें सवाल में से ही ये सारी बातें निकल रही हैं। बस मसला ये है कि आप गए होंगे रट्टा ज़हन में रख के और उसने क्या पूछ लिया? लॉजिक, मगर वो रट्टा और लॉजिक जोड़ के आपने इसी सवाल में से बात का जवाब निकालना था। ये बात समझ आई? ठीक हो गया। यहाँ पे ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद सेशन 3 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। ब्रेक करते हैं।